दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आज के कार्यक्रम में। अभी हाल फिलहाल में एक बहुत नाम चर्चित हुआ है। लद्दाख के 59 वर्ष की उम्र वाले सो कॉल्ड युवा जेनजी नेता सोनम वांगचुक का। सोनम वांगचुक वही व्यक्ति हैं जो लद्दाख में जो किसी तरह का इन्वेस्टमेंट हो इसका विरोध करते हैं, किसी तरह की इंडस्ट्री लगे उसका विरोध करते हैं और लद्दाख के बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहा हो इसके लिए वो संघर्ष करवाते हैं, हंगामा करवाते हैं, वहां के लड़कों को भड़काते हैं, वहां के युवाओं को जेनजी प्रोटेस्ट कर नाम देकर उन्हें भड़काते हैं। चीन के भी समर्थक हैं। वो कहते हैं कि अगर भारत सरकार ने उनके क्षेत्र में कोई विकास नहीं किया तो वो चीन को भारत में आने का रास्ता दे देंगे। इसका मैं बयान सुनवाऊंगा आपको। और दूसरी तरफ वो कहते हैं कि भारत सरकार वहां विकास का काम ऐसा क्यों नहीं कर रही है। वो अपना एक दो इंस्टीट्यूट चलाते हैं, दो ऐसे स्कूल्स चलाते हैं, इंस्टीट्यूट चलाते हैं जहां वो पारंपरिक शिक्षा का विरोध करते हैं और वहां के बच्चों को वो ट्रेनिंग देते हैं कि कैसे स्वरोजगार हासिल हो जो पारंपरिक शिक्षा से नहीं मिलती है। लेकिन उन बच्चों को वो कहते हैं कि वो बेरोजगार हैं। स्वरोजगार वाले जो बच्चे जो उन्होंने ही डेवलप किए हैं, उनके इंस्टीट्यूट्स ने ही डेवलप किए हैं, उनको वो कहते हैं कि वो बेरोजगार है। लेकिन ये कहानी बहुत उलझी हुई है। अगर आप सीधा सीधा मानते हैं कि कोई एक पहाड़ का कोई व्यक्ति अपने क्षेत्र के बच्चों के लिए लड़ रहा है तो ये बात यहां नहीं है। बात बहुत दूर से शुरू होती है। मैं आपको 93 में इंडिया आई एक जो महिला जो कार्यकर्ता थी वहां से जोड़ूंगा और बताऊंगा कि कैसे सोनम वांगचुक अपनी रहस्यमयी निजी जीवन के कारण, अपने जो पर्सनल लाइफ, उनकी दो बीवियां हैं, दो बीवियां मतलब 2 शादी की थी उन्होंने, जिसमें से एक इनविजिबल है। कहीं किसी भी सोशल मीडिया में, किसी भी मीडिया में उनकी पहली वाइफ का जिक्र नहीं है जो भारतीय मूल की नहीं थी। कैसे वो विदेशों में गए, कैसे उन्हें विदेशों से करोड़ों की फंडिंग मिली, कैसे उन्हें मैग्सेसे अवार्ड जैसा महत्वपूर्ण अवार्ड दिया गया, ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। थोड़ा वीडियो लंबा होगा लेकिन ध्यान से सुनिएगा, बहुत दिलचस्प कहानी है। बात शुरू होती है 1993 से। 1993 से पहले थोड़ा आता हूं। 91 से 93 तक अमेरिका के वर्मोंट में एक युवती है जो पढ़ रही थी स्कूल ऑफ इंटरनेशनल ट्रेनिंग SIT में। ये इंडिया वाला SIT नहीं है, वो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है। इस स्कूल की अगर फंडिंग देखी जाए तो फोर्ड फाउंडेशन, जॉर्ज सोरोस की जो कंपनियां हैं वो ये सब फंडिंग करती थी SIT को। ये बिल्कुल डीप स्टेट का एक पार्ट था जो इस तरह के लोगों को, जो सामाजिक कार्यकर्ता जिनको कहा जा रहा है आज की तारीख में, उन लोगों को डेवलप करता है। और वो बहुत अच्छी डेवलप हुई और वहां से अमेरिका की तड़क भड़क जिंदगी छोड़ के चली आती हैं 93 में लद्दाख के एक स्कूल में काम करने जिसका नाम है सेकमोल। ये स्कूल इन्हीं का, सोनम वांगचुक का था और इसमें वो 93 से 96 तक शिक्षिका रहती हैं। सेकमोल का फुल फॉर्म है द स्टूडेंट्स एजुकेशन एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख। ये स्कूल है, मूवमेंट है लेकिन ये स्कूल है। एक मूवमेंट के तौर पर शुरू हुआ ये स्कूल, जिसमें काम करने आई, बतौर शिक्षिका पढ़ाने आई रेबेका नॉर्मन। सोनम वांगचुक ने जिस इंस्टीट्यूट की शुरुआत की थी उसमें वो पढ़ाने आती हैं, जो एक मूवमेंट के तौर पर शुरू हुआ था। उसमें वो 3 साल तक पढ़ाती हैं। उसके बाद सोनम वांगचुक की जीवन संगिनी बन जाती है। 96 के बाद इनकी जो स्थिति है वो धीरे धीरे बदलती है। अचानक उन्हें कई विदेशी फंडिंग मिलने लगते हैं उनके स्कूल को और उसके बाद फिर और भी कुछ संस्थाएं खोलते हैं। सोनम वांगचुक का थोड़ा सा और बैकग्राउंड बताऊं मैं आपको। ये कोई
ऐसा नहीं है कि सड़क छाप कार्यकर्ता थे और अचानक उन्होंने स्कूल शुरू किया। सोनम वांगचुक के फादर वहां के लद्दाख एरिया के वेल नोन पॉलिटिशियन, वो वहां के विधायक थे। जम्मू कश्मीर में वो जो फारूक अब्दुल्ला की सरकार थी उसमें वो मंत्री भी थे। यह बात अलग है कि सोनम वांगचुक एक समय में फारूक अब्दुल्ला सरकार के अगेंस्ट थे और उनसे छुटकारा पाने के लिए उन्होंने आंदोलन चलाया और कहा कि भारत को जो लद्दाख है उसको यूनियन टेरिटरी बनाना चाहिए। अभी यूनियन टेरिटरी है वो लद्दाख। भारत सरकार ने जब 370 रिवोक किया तो लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाया, जिसके जो सोनम वांगचुक के बहुत बड़े पक्षधर थे, उन्हें खुश होना चाहिए था, लेकिन अब वो नाराज हैं और चाहते हैं कि अब जो लद्दाख है उसको पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाए। शायद उनके मन में मुख्यमंत्री बनने की इच्छा होगी। और दिलचस्प बात, जिस फारूक अब्दुल्ला से अलग होकर, जिस फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ आंदोलन चलाकर सोनम वांगचुक ने अपना एक अलग यूटी बनवाया, उस फारूक अब्दुल्ला के बेटे उमर अब्दुल्ला सोनम वांगचुक के समर्थन में उतर आए हैं। ये डीप स्टेट का जो किस्सा है ना, ये बहुत लंबा चौड़ा है। अभी आपको धीरे धीरे मैं और समझाता हूं कि सोनम वांगचुक की जिंदगी में कैसे ये सेकमोल के थ्रू परिवर्तन आया। जब इनकी मिस्टीरियस जीवन संगिनी आई इनके जिंदगी में, तो इसके बाद इन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलने लगी। सोनम वांगचुक जो अमेरिका की बहुत प्रतिष्ठित जो संस्थाएं थीं, जो फाउंडेशंस थे, उन्होंने उनको सेकमोल को और उनकी जो और ऑर्गेनाइजेशंस थी, उन लोगों को फंडिंग करनी शुरू कर दी। सोनम वांगचुक को एक फेलोशिप भी मिला अशोका फाउंडेशन से। अशोका फाउंडेशन भी ये जो डीप स्टेट है इसका ही खड़ा किया हुआ एक फाउंडेशन है, जो दुनिया के कई सारे देशों में वो इसी तरह के आंदोलनों को सपोर्ट करता है। खैर, उससे इनको 2 लाख स्विस फ्रैंक मिले, करीब इंडियन करेंसी में देखा जाए तो 2 करोड़ से भी ज्यादा रुपए जो सोनम वांगचुक को फेलोशिप के तौर पर मिले। उसके बाद फिर कई सारे जो दुनिया के जो संस्थान है वहां इनको रिकॉग्निशन मिला। सोनम वांगचुक एक अंतरराष्ट्रीय स्तर के कार्यकर्ता बन गए, जो लद्दाख में वहां के लोगों की भलाई के लिए काम कर रहे थे। वो क्या भलाई है ये आज तक समझ में नहीं आया। सोनम वांगचुक, अगर आप उनका प्रोफाइल देखें तो उसके बारे में वैज्ञानिक कहा जाता है जिन्होंने कोई आविष्कार नहीं किया। उनके बारे में जो एक्टिविस्ट बोला जाता है, जो उन्होंने एक्टिविस्ट के नाम पर यही जो प्राकृतिक संसाधनों का दोहन नहीं हो, इसके लिए वो एक्टिविस्ट हैं और उसी के खिलाफ काम कर रहे हैं। सोनम वांगचुक को एक सामाजिक कार्यकर्ता कहा जाता है, लेकिन समाज में सुधार करने की बजाय उन्होंने हमेशा समाज का जो ताना बाना है उसको बिगाड़ने की ही कोशिश की है। यह अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा। ये रेबेका नॉर्मन अचानक 2009 के आसपास में धीरे धीरे वो गायब हो जाती है। 32 साल तक, देखिए आप अगर देखा जाए 1993 से, तो 32 लगभग 32-33 साल तक वो भारत से जुड़ी रही है। वो लेकिन जो इनकी निजी जिंदगी से बहुत खामोशी से, जैसे खामोशी से वो आई और बहुत खामोशी से ये वो वापस भी चली जाती हैं। और जो दूसरी एक महिला आती है इनकी जिंदगी में, जो फिलहाल उनकी पत्नी है, उनका नाम है गीतांजलि जे आंगमो। उनका अगर लिंक्डइन या बैकग्राउंड देखा जाए, विकिपीडिया वगैरह देखा जाए, तो गीतांजलि उड़ीसा के बालासोर में पैदा हुई और वहीं पढ़ी। वो XIMB जो भुवनेश्वर का जो बहुत प्रतिष्ठित संस्थान है, वहां से मैनेजमेंट करती हैं। उसके बाद चली जाती हैं डेनमार्क, करीब 15 साल वहां नौकरी करती हैं या विभिन्न संस्थानों में जुड़ती हैं और उसके बाद फिर अचानक खामोशी से सोनम वांगचुक की जिंदगी में प्रवेश कर जाती हैं। कहीं कोई इतनी बड़ी हस्ती थे सोनम वांगचुक, लेकिन उनकी शादी की एक भी तस्वीर आपको कहीं सोशल मीडिया पर नहीं मिलेगी। आप अगर सर्च कीजिए कि सोनम वांगचुक और गीतांजलि जो ऑफिशियली वाइफ अभी हैं, रेबेका नॉर्मन का तो कहीं जिक्र ही नहीं है पूरे सोशल मीडिया पर।
अगर जो ऑफिशियल वाइफ अभी हैं उनका भी, उन लोगों की शादी कब हुई, तो आपके पूरे सोशल मीडिया पर, पूरी जगह इंटरनेट पर कहीं कोई जानकारी नहीं मिलेगी। सोनम वांगचुक उस तरह से एक स्वयंभू वैज्ञानिक बन गए, स्वयंभू पर्यावरणविद बन गए, स्वयंभू एक्टिविस्ट भी बन गए। खैर उसके बाद फिर सोनम वांगचुक, अब वहां उनकी बात को लोगों ने गंभीरता से सुनना भी शुरू किया। भाई इंटरनेशनल फेलोशिप प्राप्त व्यक्ति, तो उनका एक बहुत बड़ा ऑरा बन गया और उसी ऑरा में गीतांजलि जे आंगमो धीरे से शामिल हो गई। ये जो करिश्मा कपूर जैसे यहां से चली गई थी, लेकिन गीतांजलि जे आंगमो ने कब इनकी जिंदगी में प्रवेश किया इसका कहीं कोई ऑथेंटिक डाटा नहीं है। ना सोनम वांगचुक के पेज पर कहीं मिलता है, ना गीतांजलि के। अच्छा, आंगमो जो सरनेम है, यह भी मुझे आज तक किसी जैन या किसी पंजाबी परिवार में कोई आंगमो सरनेम का व्यक्ति नहीं मिला। आप लोगों को मिला होगा तो बताइएगा, मुझे, मेरी जानकारी थोड़ी कमजोर है इस बारे में। लेकिन वो आंगमो जो मतलब कुछ लद्दाखी टाइप का लगे, इस टाइप से है। सोनम वांगचुक हैं तो उनकी पत्नी आंगमो कैसे हैं? मतलब अगर जनरली शादी के बाद ये बन गई हूं आंगमो, तो इसका भी कहीं कोई मतलब क्लियर जानकारी नहीं मिलती है। एजुकेशन रिकॉर्ड्स अगर देखा जाए सरकार का, तो उसमें फिर पता चलेगा कि वो वास्तव में आंगमो कब बनी या बचपन से थी, पता नहीं। बहरहाल अब आते हैं इनकी जो इंटरनेशनल रिकॉग्निशन। अचानक 2018 में, मोदी सरकार के आने के बाद 2018 में इन्हें एक बहुत चर्चित, पूरी दुनिया में वेल नोन है कि डीप स्टेट द्वारा वो दिया जाता है पुरस्कार, मैग्सेसे पुरस्कार। आपने देखा होगा कि भारत में जितने भी विरोधी एक्टिविस्ट हैं, जो सरकार विरोधी एक्टिविस्ट हैं, उन लोगों को मैग्सेसे पुरस्कार एक दिया जाता है। जो भी थोड़ा सरकार के खिलाफ बोलता है, आवाज उठाता है, कई सारे लोग हैं, हो सकता है मतलब कुछ राष्ट्रवादियों को भी दे दिया गया हो, लेकिन जो मूल अवधारणा है उसकी, कि जो राष्ट्रवादी में भी जो मुखर है उसे ही मिलता है मैग्सेसे अवार्ड, खासकर भारतीय लोगों को। पूरी दुनिया में ये माना जाता है कि सरकार विरोधी जो गतिविधियों में जो शामिल रहते हैं उन्हें दिया जाता है। हालांकि किरण बेदी को भी दिया गया है ये अवार्ड, और भी कई लोग ऐसे हैं जो माने जाते हैं कि राष्ट्रवादी हैं, लेकिन उन्हें भी दिया गया और इसे पैचअप के तहत दिया जाता है कि नहीं देखो, ये अवार्ड जो है वो आमतौर पर भारत विरोधी या सरकार विरोधी लोगों को नहीं, उनको कुछ अच्छे लोगों को भी देते हैं। लेकिन जो आपकी मतलब अगर आप देखिएगा इसे अवार्ड के बारे में, अगर आप थोड़ा सा रिसर्च कीजिएगा, तो आप पाइएगा कि मुख्य तौर पर केवल भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में जो भी अपनी सरकार के खिलाफ चलता है उसे मिलता है। रवीश कुमार को भी मिल चुका है बाई चांस। तो कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें यह अवार्ड दिया गया और उस अवार्ड के जरिए इनको एक वेल नोन नेता के तौर पर एस्टैब्लिश किया गया। अब सोनम वांगचुक का खेल देखिए। सोनम वांगचुक सबसे पहले जब एक रिकॉग्नाइज्ड व्यक्ति बन गए तो भारत सरकार के पास आते हैं, भारत सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि जो कश्मीर, जो पूरे जम्मू कश्मीर में जो फंड जा रहा है उसका जो लाभ है वो लद्दाख को नहीं मिल पा रहा है। लद्दाख अलग थलग पड़ा हुआ जो क्षेत्र है, वहां कुछ दिया जाए, कुछ फंड दिया जाए, और उसको अगर जब आप 370 रिवोक कीजिएगा तो उसको एक यूनियन टेरिटरी बना दीजिए। मोदी जी को यह बात समझ में आ गई थी कि लद्दाख क्षेत्र का विकास करना है तो वहां उसे जम्मू कश्मीर से अलग करना ही होगा। जम्मू कश्मीर को 3 डिवीजन में बांटा गया, जम्मू, कश्मीर और लद्दाख। लद्दाख को अलग एक यूटी बनाया गया और जम्मू कश्मीर को फिर दोबारा कोर्ट के आदेश के बाद वहां चुनाव करवाए गए। लद्दाख यूटी है अभी भी ऑफिशियली। लद्दाख में बहुत इन्वेस्टमेंट की कोशिशें की गई, चूंकि ये जो सोनम वांगचुक साहब हैं, ये वहां के सोशल एक्टिविस्ट सबसे बड़े बनाए गए, एस्टैब्लिश किए गए, तो सोनम वांगचुक साहब ने विरोध करना शुरू कर दिया इसका, कि किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट आएगा तो लद्दाख की जो मूल संस्कृति है वो प्रभावित होगी।
जो इसका प्राकृतिक जो खूबसूरती है या प्राकृतिक जो, चूंकि वो एक्टिविस्ट हैं तो उन्हें विरोध तो करना ही था, तो वो जो वहाँ की जो प्रकृति है, वहाँ जो नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं उनका दोहन होगा, और लद्दाख का जो सांस्कृतिक स्तर पर भी वो बिखरते चला जाएगा, वहाँ कोई इन्वेस्टमेंट न किया जाए। इन निगोशिएशंस चल ही रहा था कि अचानक नेपाल में जेएनजी शुरू हुआ, उससे पहले बांग्लादेश में आंदोलन हुआ, तो इनको अचानक मौका मिला। बल्कि अभी हाल में वहाँ के एलजी साहब जो कविंदर गुप्ता साहब हैं, उन्होंने भी इस बात को स्वीकारा कि इस जो अभी जो लद्दाख में जो प्रोटेस्ट हुआ, वहाँ कई सारे लोग नेपाल से बुलाए गए थे और उन लोगों का कनेक्शन भी था। ये पाकिस्तान से तो इनका कनेक्शन है ही, और चीन को तो ये स्वागत करते ही हैं। मैं आपको एक बयान सुनवाता हूँ। सबसे पहले ये जो सोनम वांगचुक है, उनका एक बयान सुनिए। यहाँ के एक फेमस कॉमेडियन हैं जिन्होंने कहा कि जब चीन घुस आता है तो लद्दाख के लोग जान देकर रोकते हैं, मगर अब अगर भारत सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा है तो अगली बार वो आए तो हम उनको रास्ता दिखाएंगे, हम रोकेंगे नहीं। हम जान क्यों दे जब हमारा कोई संरक्षण नहीं हो रहा है। और उसके बाद उन पर पुलिस की पूछताछ होने लगी, ये कैसे कहा है। मेरा तो ख्याल है कि दूत को मारने से, डोंट किल द मैसेंजर कहते हैं ना, सॉल्व द प्रॉब्लम। ये देश प्रेमी वाला बयान नहीं है, ये देशद्रोही वाला बयान है। केवल इस बयान के आधार पर उन्हें जेल में राष्ट्र के विरुद्ध जो एक देशद्रोह का जो मुकदमा है वो चलाया जाना चाहिए था, लेकिन भारत सरकार ने नहीं किया ऐसा। उनको शायद डर होगा कि यहाँ आंदोलन भड़क जाएगा। अभी जो आंदोलन यहाँ भड़का जेएनजी का, तथाकथित जेएनजी का, सरकार ने, जो पुलिस ने वहां उनकी खूब खैर मतलब तबीयत से खैर खबर ली, जो तथाकथित आंदोलनकारी थे, और उसके बाद उनको ये भड़काने की कोशिश कर रहे थे। इसके कारण इन्हें भी, जो सोनम वांगचुक साहब है, उन्हें भी जेल में रखा गया है, मतलब बंद कर दिया गया है, गिरफ्तार कर लिया गया है। और भी कई सारे एक्टिविस्ट हैं जो इनके अलावा जो लोग इनके इशारे पर आगे बढ़ रहे थे, जो वहाँ लद्दाख की जो शांति है उसको भंग करने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें जेल में डाला गया है। हालांकि मेरा मानना है कि इनको कहीं वहां से दूर, जो मणिपुर या साउथ में तमिलनाडु वगैरह भेज दिया जाए, ताकि वो वहां और अच्छे से उनको समझाया जाए कि कैसे देश प्रेम जरूरी होता है। हालांकि भारत की सरकार इतना हिम्मत नहीं करेगी, मुझे नहीं लगता है कि उनको एक डर है भारत सरकार को कि उन्हें कहीं तानाशाह न कह दिया जाए। लेकिन मेरा जो मानना है कि इनकी तबीयत से इनको समझाए जाने की जरूरत है। आपका क्या मानना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज का वीडियो काफी थोड़ा लंबा खिंच गया, हालांकि बहुत जरूरी बातें थी जो आपसे करनी थी। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर किसी और मुद्दे के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम।